हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं आज एसपीएम का यूनिट 2 पढ़ने। इसमें हम पूरा जो भी यूनिट 2 का जो भी एकेटिव के अकॉर्डिंग सिलेबस है सारा कवर करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 पढ़ रखा है जो जिसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और देखो इसमें जो आपका नोट्स है पूरा एकदम कंसाइज वे में एकदम अच्छे से बना हुआ है, हिंदी इंग्लिश पूरा मिक्स है। मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। न्यूमेरिकल भी पोर्शन भी है इसमें, ठीक है। और जो आपका लास्ट में जो यूनिट है मैंने उसको क्या कर रखा है ना, एक पूरा सिंगल पेज में, देखो ये पूरा एक सिंगल पेज में जो है आपका यूनिट 2 का नोट्स मैंने दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आपको अपने हिसाब से जैसे ही पढ़ना होगा पढ़ लेना, ठीक है। और पॉसिबल हो तो नोट्स बनाते हुए चलो, मेरे साथ साथ ही लिखते चलो। ज़्यादा लिखना ही है, बस दो दो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स लिखना और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। साथ में करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमारा पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। देखो क्या है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। देखो ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिससे हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि जो स्टार्ट से लेके, देखो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब शुरू से लेके अंत तक जो भी स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। या जो भी प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर फॉलो करता है अपने मतलब बनने के दौरान, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। पहला है देखो रिक्वायरमेंट कलेक्शन, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और स्लेस इम्प्लीमेंटेशन है ये। आईएमपी लिखा हूँ मैंने। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और फिर मेंटेनेंस। तो आप एक चीज़ समझो, पहले देखो, पहले हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग मतलब थोड़ा सा अलग चीज़ तरीके से सोचते हैं एग्जांपल लेके कि मान लो हमको क्या करना है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन। पहले हम क्या करना है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम पहले वो डाटा इकट्ठा करेंगे जिसके लिए मतलब सॉफ्टवेयर जिस पे बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, एक क्लाइंट है, उसको चाहिए कि भाई मुझे एक कैलकुलेटर का ऐप बनाना है, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाना है कैलकुलेशन के लिए। तो तुम उसमें बेसिक क्या डाटा लोगे कि भाई कैसा रहना चाहिए आपके कैलकुलेशन का, कितने लेवल तक वो सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, कितनी डिजिट तक वो आंसर बताएगा। ये सारी चीज़ें जो हम डाटा क्लाइंट से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कि उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है, बेसिक्स, ठीक है। फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइनिंग इन द सेंस कि हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट मिला है उसका हम एक स्मॉल प्रोटोटाइप बनाएंगे कि देखो बैकएंड कैसे होगा, फ्रंट एंड कैसे होगा, लॉगिन पेज कैसे होगा, यूज़र क्या देखेगा, किस तरीके से देखेगा, फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, ये सारी चीज़ हम देख कर लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आता है कोडिंग। हमने जो डिज़ाइन बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। और कोड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे टेस्ट करेंगे कि भाई जो हमने कोड किया है उसमें कोई एरर, कोई बग या कोई अदर अनवांटेड सब्सटेंस नहीं आ गया है ना, ठीक है। तो उसको टेस्ट करके उसको हटा देंगे, ठीक है। फिर डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, हमने टेस्ट कर लिया, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अब रेडी फॉर मार्केट है, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे, मतलब क्लाइंट को दे देंगे, ठीक है, या किसी सर्वर पे इंप्लीमेंट कर देंगे। लास्ट में आता है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में क्या होगा, एक टाइम के बाद से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन सेंस कि जो अपना कहते हैं ना सर्वर स्लो हो गया, तो उसमें देखो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है कि भाई जो हमारा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सही करो इसमें, मतलब जो सर्वर में आ रहे हैं, तो वो मेंटेनेंस का आ जाएगा। चाहे कुछ अपडेट देना, नए फीचर सेट करना, ये सारे पार्ट मेंटेनेंस का आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूनिट 2 का है आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। अब देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो तुम्हारा ये टॉपिक है ना, ये एससी का भी पार्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी पार्ट है और एसपीएम का भी पार्ट है। और ये फिक्स है, मतलब अगर तुम पेपर उठा के देखो 5 साल 6 साल जितना भी उठा सकते हो, उसमें फिक्स है कि ये दोनों में एक एक क्वेश्चन जरूर एक कोई ना कोई मॉडल उठा के दे देगा। तो हम इसको एकदम पूरा डिटेल में देखेंगे। इस अभी पहले देखो क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है। देखो हमने ऊपर पढ़ा सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। अब उसके क्या है मॉडल, मतलब एक स्ट्रक्चर वे टू ऑर्गेनाइज द स्टेप यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। मतलब ये स्ट्रक्चर वे है जिससे जो सॉफ्टवेयर है ना उसको डेवलप कर पाए। मान लो हम पहले क्या, अगर हम एग्जांपल लें कि मान लो रिक्वायरमेंट कलेक्शन किया, अब उसको हम डायरेक्ट कोडिंग कर दे रहे हैं, डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम कोडिंग कर दे रहे हैं, तो भाई यहाँ पे गलत है ना, हमको पता ही नहीं लगेगा कि किस हिसाब से कोडिंग करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का यूज़ करते हैं कि भाई हमें एक स्टेप्स के बाद किस अगले स्टेप पे जाना है, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन मतलब 4 अभी कॉमन हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल: वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप और एजाइल मॉडल और आइटरेटिव, ठीक है। तो एजाइल और आइटरेटिव बहुत हद तक सेम है, मतलब तुम उठा के अगर आइटरेटिव और एजाइल में लिख दोगे ना फिर भी कोई डिफरेंस नहीं, मतलब कह सकते हो सेम ही है, ठीक है। तो हम देखो ये जो है इसको मैं बता रहा हूँ आपको मॉडल्स को एक्स के, कहाँ गया, सबसे लास्ट में है। तो ये इसको मुझे टाइम दे दो, हाँ ये रहा। तो देखो मुझे इरेज कर लेने दो, थोड़ा सा मैंने लिख रखा था इसमें, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा हटा देंगे। तो आप देखो हो गया, ठीक है, मैंने सही कर दिया। देखो इसको बोल दो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, या बोल दो वाटरफॉल मॉडल, या एक और नाम है मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका,
मैं बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो समझो क्या है, इट इज़ द बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ये सबसे बेसिक मतलब जो है ना आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मॉडल है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल बट स्ट्रिक्ट। ये बहुत सिंपल है लेकिन स्ट्रिक्ट है, कि मतलब ये एक स्ट्रिक्ट वे, एक स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो करता है। दिस मॉडल ऑलवेज पॉपुलर फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। ये जो मतलब ये जो मॉडल है, ये केवल छोटे मतलब प्रोजेक्ट है, बहुत पॉपुलर था। और लेकिन आज के टाइम में ना इसका जनरली देखो नॉट यूज जनरली नहीं होता है, क्योंकि मालूम है क्या होता था, ये एक वाटर वे फॉलो करता था। मतलब समझो कि जैसे पानी गिरता है ना ऐसे झरने के जैसा, देखो ऐसे जैसे गिर रहा है झरने के जैसा, वैसे ये था कि एक के बाद एक अगले स्टेप पे जाना है, ठीक है। तो इसमें पहला कहता था रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो भी रिक्वायरमेंट होता है यूजर का ना, वो हम गैदर कर कलेक्ट एंड एनालाइज ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। जो भी क्लाइंट और यूजर का रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करेंगे। सिस्टम डिजाइनिंग, डिजाइन द लेआउट मॉडल डाटाबेस इंफ्रा और इंटरफेस सिटीज। इसमें क्या करते हैं, जो जो भी हमारा डिजाइन मतलब लेआउट होगा, फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, डाटाबेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी जितनी मॉडल्स करेंगे सब कुछ इसमें डिजाइन कर लेते हैं। फिर आता है कोडिंग। कोडिंग क्या करता है, राइट द कोड एंड बिल्ड द सिस्टम। हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, जो भी हमने जो डिजाइनिंग बनाया था ना उसके अकॉर्डिंग हम कोड करते हैं, सिस्टम को बना देते हैं। फिर आता है अगला अगला क्या आता है, टेस्टिंग। टेस्टिंग टेस्ट द सिस्टम फॉर एरर एंड बग्स। हम क्या करते हैं इसमें टेस्ट करते हैं कि सिस्टम में ना कोई एरर आए और ना ही कोई बग रहे, ठीक है, ताकि वो एकदम फ्री रहे इन सब चीज़ों से। फिर आता है डिप्लॉयमेंट, या बोल दो इसे इम्प्लीमेंटेशन, साथ में डिप्लॉयमेंट स्लैश इम्प्लीमेंटेशन। डिलीवर द सिस्टम टू द क्लाइंट। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा सिस्टम बना हुआ है उसको हम क्या करेंगे, क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे, ठीक है। मेंटेनेंस क्या आता है, टाइम टू टाइम जो एरर आया उसको इम्प्रूव करना, बग्स आए उसको इम्प्रूव करना, और एक फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम उसमें अपडेट देते रहेंगे कि नए नए फीचर ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपका क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में। और देखो एसडीएलसी मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो इसका पार्ट नहीं है, मतलब मैंने इसको कॉमन आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये चीज़ अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपका 7 नंबर का सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो उस मतलब सेम जो जैसे डायग्राम है वही एसडीएलसी में बनेगा, वाटरफॉल मॉडल बनेगा, ठीक है। दोनों चीज़ों पे सेम चीज़ लिखा जाएगा, सेम कंटेंट सब कुछ सेम, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। अगला हमारा आता है प्रोटोटाइप मॉडल। अब देखो प्रोटोटाइप से ही समझो कि हम चलो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक आर्किटेक्ट है, मतलब एक इंजीनियर है, जो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग जो करते हैं लोग, जो घर वगैरह के मतलब वो आर्किटेक्चर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, पहले ही दिखा देंगे आपको इमेज पे कि आपका जो घर है, ठीक है, उसमें मतलब कि कैसा दिखेगा घर बाहर से, अंदर से, उसमें कितने रूम्स होंगे, सारी सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो ये मतलब ऐसा समझो एक प्रोटोटाइप बना के दिखा देते हैं। तो वही प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है ना, हम सॉफ्टवेयर के बेसिस पे लेते हैं, तो एक हम यूज़र जो हमें रिक्वायरमेंट देता है उसके अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाएंगे। फिर यूज़र को मतलब जो भी हमारा क्लाइंट या यूज़र होगा उसको हम दिखाएंगे कि भाई इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कहेगा हाँ कि ये फीचर ऐड कर देता हूँ, उसको इंप्रूव कर देंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम मतलब ये डायग्राम के थ्रू समझना। ये प्रोटोटाइप इज बेसिक वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम। ये क्या होता है, एक बेसिक मतलब छोटा सा, पूरा एकदम फुल सिस्टम वर्किंग नहीं है, एक बेसिक वर्किंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट बेटर। इसमें हमें पता चलता है कि यूजर्स को और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो आप इसमें समझो पहला आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो जो भी रिक्वायरमेंट है ना यूज़र, वो पहले हम गैदर कर लेंगे। फिर क्विक डिज़ाइनिंग क्या करेंगे, जैसे हमें हमने मतलब डाटा मिला उसका हम एक छोटा सा डिज़ाइन बना दिए। फिर क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बिल्ड। हम क्या करते हैं, तुरंत जैसे डिज़ाइन बना उसका प्रोटोटाइप मतलब कोडिंग वगैरह करके एक छोटा सा वर्किंग मॉडल बना दिया। फिर कस्टमर एवल्यूशन, हम कस्टमर को देते हैं कि भाई ले, और इसको चेक करके मतलब तुझे सही लग रहा है कि नहीं। वो कहेगा कि नहीं यार मुझे सही नहीं लग रहा था। देखो रिफाइन रिक्वायरमेंट, अब क्या करेगा, वो बोलेगा कि नहीं यार मुझे सही नहीं लग रहा है, इस बटन को ऊपर कर दे, इस बटन को नीचे कर दे, चाहे लॉगिन फीचर ऐड कर दे, जो भी कर दे, ठीक है। वो फिर से हमें सारे रिक्वायरमेंट देगा, फिर हम कोई डिज़ाइन करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है एक लूप में चलता रहेगा, ठीक है। और जब लूप एंड होने वाला रहेगा ना, यहाँ पर फिर यहाँ पे आ जाना। लूप होने मतलब क्या बोलते हैं, लूप जब एंड तभी होगा जब मतलब हमें सारे सब कुछ मिलेगा। और जब तक वो हमारा लूप में चलते रहेगा, जब तक बोले तो प्रोजेक्ट हमारा जो है फुल्ली तरीके से कंप्लीटेड ना हो जाए। तो इसका एडवांटेज क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम लोग अच्छे से रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। यूजर इन्वॉल्वमेंट फॉर इजी अर्ली स्टेज, हमारा जो यूजर है एकदम शुरुआती समय से ही हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आता है डिस्कस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और कॉस्ट लेगा और रिसोर्सेज भी लेता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। तो हमारा अगला टॉपिक है क्या है, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। तो देखो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या है, आप पहले समझो, इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ये जो है वाटरफॉल मॉडल का ना मॉडिफाइड वर्जन है। कैसे है मैं बता रहा हूँ, ईच फेज इज रिपीटेड आइटरेट टिल इट विल बी परफेक्ट। इसमें क्या होता है, हम हर एक फेज को इतनी बार रिपीट करते हैं कि जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। वो रिपीट कैसे होता है, समझो क्या होगा ना, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा ना तो उसके साथ ना एक फीडबैक पाथ होगा, ठीक है। ये देखो फीडबैक पाथ है ना,
ये जो फीडबैक पाथ है ये क्या होगा, क्लाइंट से कनेक्टेड होगा, समझो। पहले रिक्वायरमेंट लिया, मान लो क्लाइंट है और डेवलपर है, दोनों में बातचीत हुई, भाई ये चाहिए। तो क्या किया डेवलपर ने, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया कि भाई ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी, उसको क्लाइंट के पास भेज दिया। क्लाइंट ने कहा कि यस सर, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आप इस पे इसके अकॉर्डिंग हमारा काम कर दो, ठीक है। तुमने क्या किया, उस अब देखो जैसे उसने यस बोला, तब तुम अगले अगले स्टेज पे मूव किए, मतलब डिजाइनिंग फेज पे। तो तुमने डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद फिर कस्टमर के पास भेजा कि भाई क्या ये मतलब जो मैंने डिजाइन बना के दिया है, क्या तुम्हें सही लग रहा है। वो कहेगा कि हाँ। उसने फीडबैक दिया कि यस, फिर तुम कोडिंग फेज पे जाए। कोडिंग फेज पे तुमने कोडिंग किया, फिर फीडबैक के लिए भेजा। क्लाइंट ने फिर उसके लिए हाँ कहा, फिर टेस्टिंग फेज में भेजा। तुमने सारे बग और एरर फिक्स किए, फिर टेस्टिंग फेज के लिए भेजा, मतलब क्लाइंट के पास। क्लाइंट ने कहा कि भाई यहाँ पे तो एक एरर है, तुम्हारे पास आया, तुमने उस एरर को फिक्स किया, फिर क्लाइंट के पास भेजोगे, ठीक है, दोबारा कि अब एरर सही हुआ, उसने कहा कि हाँ। तब तुम डिप्लॉयमेंट पे जाओगे, बताओगे कि हाँ अब हमारा जो मतलब सॉफ्टवेयर है वो रेडी है, आप इसको डिप्लॉय कर दो। मतलब भेज दोगे डिप्लॉय के लिए। और फिर लास्ट में आता है, क्लाइंट कहेगा कि हाँ इसको डिप्लॉय कर दो प्ले स्टोर पे, चाहे पे स्टोर पे। फिर लास्ट में आता है तुम्हारा मेंटेनेंस, ठीक है। लास्ट में क्या करोगे, मेंटेन करोगे, बोलेगा क्लाइंट कि भाई यहाँ पर तुम्हारा ये एरर आ गया सिस्टम डिप्लॉय होने के बाद। तुम करोगे कि ठीक है चलो कि मैं इसको मेंटेन कर देता हूँ, ठीक है। और फिर आता है लास्ट में एडवांटेज, मोर फ्लेक्सिबल बिल्ड, ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ट्रेडिशनल से, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और देखो, नॉट सुटेबल फ्लेक्सिबल है मॉडर्न, और मॉडर्न के हिसाब से नहीं है। और उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और बहुत बार बार कस्टमर का वो इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से पैसा और टाइम का कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो हमारा एक लास्ट है स्पायरल मॉडल, ठीक है। अब मैं स्पायरल मॉडल आपको बताता हूँ। स्पायरल मतलब ऐसा समझ जाओ, एकदम गोल गोल सा स्पायरल जैसा शेप में बना रहता है, ठीक है। इट इज़ ए रिस्क ड्रिवन मॉडल। ये जो है रिस्क ड्रिवन मॉडल, स्पायरल मॉडल बेसिकली जो है रिस्क ड्रिवन मॉडल है, इसलिए क्योंकि इसमें जो भी बड़े टाइप के रिस्क आते हैं, मैं बता रहा हूँ आगे कैसे। और बेस्ट फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत लार्ज होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। इट कंबाइन द फीचर्स ऑफ आइटरेटिव डिप्लॉयमेंट एंड सिस्टमेटिकल अप्रोच। इसमें क्या होता है, आइटरेटिव डिप्लॉयमेंट और सिस्टमेटिकल अप्रोच का हम लोग यूज़ करते हैं, समझे। इसमें बेसिक 4 फेजेस होते हैं। तो इसमें पहला फेज क्या है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करेंगे। रिस्क एनालिसिस, जो भी हमारे प्रोजेक्ट में रिस्क है उसको एनालाइज करेंगे। डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग, जो भी मतलब सॉरी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करेंगे और उसमें टेस्ट करेंगे कि भाई कोई प्रोजेक्ट में एरर तो नहीं आ रहा है, या कोई भी चीज़ और छूट तो नहीं रही है, क्या कोई बग नहीं है, ठीक है। फिर आता है कस्टमर एवोल्यूशन एंड प्लानिंग, नेक्स्ट आइटरेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, कस्टमर के पास भेजेंगे, बोलेंगे कि भाई तू चेक कर ले। वो कहेगा कि हाँ एकदम सही है। फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव उस मतलब उस प्रोजेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर रिस्क एनालिसिस, तो ऐसे चलता रहेगा, समझे। तो इसलिए इसको कहते हैं स्पायरल मॉडल को रिस्क ड्रिवन मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या है, एडवांटेज क्या, हैंडल्स रिस्क इफेक्टिवली, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिस्क को हम लोग इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ये बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए बहुत सही है। अलाउड चेंजेस इन एनी फेज, हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी फेज में कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, कॉस्टली और रिक्वायर्ड रिस्क एनालिसिस एक्सपर्ट। देखो ये तो पहला रिस्क ड्रिवन मॉडल है, तो इसमें जो जो रिस्क एनालिसिस के लिए वो जो टीम होगी वो बहुत एक्सपर्ट होनी चाहिए, समझे। और ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस पड़ जाता है और कॉम्प्लेक्स टू मैनेज होता है, ठीक है। हम देखो एक काम करता हूँ, एक सेकेंड ये। अब देखो कंपेरिजन टेबल में अगर बाई चांस पूछ लेता है कंपेरिजन बिटवीन वाटरफॉल मॉडल चाहे प्रोटोटाइप मॉडल, तो ऐसा आप बना के आ सकते हो, ठीक है। नहीं बना के अगर आपको फुल नंबर चाहिए, तो ये देखो क्या करना, अगर कोई भी पूछ ले, मान लो स्पायरल मॉडल पूछा, तो मान लो हमने स्पायरल मॉडल इतना एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद में एक कंपेरिजन टेबल ऐसे बना के चले आओ, उसमें ये ज़्यादा नहीं लिखना है, जितने मॉडल के नाम है वो लिख दो, उस बेस्ट यूज़ कब होगा, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बस इतना और कुछ नहीं। ये अपने मन से भी लिख सकते हो। तो देखो कंपेरिजन टेबल में हमारे चारों मॉडल है, वाटर, प्रोटोटाइप, आइटरेटिव और स्पायरल, ठीक है। बेस्ट यूजेस, वाटरफॉल स्मॉल के लिए, प्रोटोटाइप न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए, आइटरेटिव मतलब किसी प्रोजेक्ट को बार बार इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, स्पायरल मतलब लार्ज और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका की पॉइंट्स क्या है, वाटरफॉल मॉडल फॉलोज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वाटरफॉल वाटरफॉल मॉडल क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रोटोटाइप क्या करता है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग बताता है, ठीक है। आइटरेटिव मॉडल हेल्प बाय रिपीटिंग फेजेस। आइटरेटिव में क्या होता है, हम लोग बार बार आइटरेट करते हैं, मतलब एक मतलब कस्टमर और क्या बोलते हैं डेवलपर के बीच में बार बार फीडबैक का लेना देना होता रहता है, जब तक वो सही ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम लोग नेक्स्ट फेज पे नहीं मूव करते। स्पायरल मतलब गोल गोल जलेबी जैसे, स्पायरल से याद रखो, ठीक है। चूज द मॉडल बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम, कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट। हम वो मॉडल चूज करेंगे जिसके लिए साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम ये सारा रिक्वायरमेंट हो। और ये मैं ऊपर बता दूँ आपको कि मॉडल को कैसे चॉइस करते हैं, ठीक है। ये लाइन आप याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा
अच्छा लाइन है, अगर आप ऐसे लिख के चलते हो आगे एग्जाम में ना, तो ऐसे एक आध नंबर एग्जामिनर ऐसे दे देता है। राइट मॉडल सिलेक्शन इज इक्वल टू सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी। अगर हम सही मॉडल को सेलेक्ट करें तो हम एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये 4 मॉडल थे, हमने चारों मॉडल पढ़ लिए, और इन्हीं चारों मॉडल में से आपका आगे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में भी आता है, और आपका मतलब इसमें एसपीएम में भी आता है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है, देखो हमने ये पढ़ लिया सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, चारों मॉडल पढ़ लिए। ठीक है, और एजाइल वाला आगे पढ़ जाएगा, आइटरेटिव पढ़ चुके हैं, एजाइल वाला आगे मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, और देखो चॉइसेस ऑफ प्रोसेस मॉडल, तो हम कौन से सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को चॉइस करेंगे किस प्रोजेक्ट के लिए, वो ये बताता है चॉइसेस ऑफ प्रोसेस मॉडल। देखो सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल मीन्स डिसाइडिंग विच डेवलपमेंट मॉडल इज बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। देखो ये बताता है किस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल जो है बेस्ट है। ठीक है, उस मतलब प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करने में आसानी देता है। ठीक है, तो इसके देखो कुछ फैक्टर होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास 5 फैक्टर है, और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो अगर मिले तो, लेकिन बेसिकली मैं 5 लेके चल रहा हूँ। पहला होता है प्रोजेक्ट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देखो अगर प्रोजेक्ट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, तो अगर छोटा प्रोजेक्ट है और सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वाटरफॉल मॉडल। अगर लार्ज है और हाईली कॉम्प्लेक्स, तो स्पायरल पढ़ेगी हो। फिर देखो क्लियरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट हमें क्लियर है तो वाटरफॉल, और रिक्वायरमेंट अगर क्लियर नहीं है तो एजाइल और प्रोटोटाइप, दोनों में इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है रिस्क, रिस्क लेवल। अगर रिस्क हाई है तो सिंपल सा बात है, रिस्क के लिए स्पायरल। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है, तो तुम्हारा प्रोटोटाइप और आइटरेटिव दोनों में हो जाता है। ठीक है, फिर आता है टीम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस टीम्स कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स मॉडल लाइक एजाइल और स्पायरल, और एजाइल में ही एक्सपीरियंस टीम की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है 5 फैक्टर। आप देखो आपको क्या करना है, अगर कुछ भी, अगर सिंपल तो पूछता है चॉइसेस ऑफ प्रोसेस मॉडल, ठीक है, तो आपको पांचों फैक्टर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और मैंने बहुत छोटे में लिखा है, आप इसको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा, वाटरफॉल मॉडल स्पाइरल मॉडल को डायग्राम के थ्रू, बस डायग्राम बनाना, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना, टीचर को भी लग जाएगा कि हाँ एक बार पता है तो बस हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और डायग्राम एकदम कंपलसरी है आपका एसपीएम में बनना, तो डायग्राम एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैंने कुछ जितने भी डायग्राम दे रखे हैं सारे एकदम अच्छे हैं, कोई भी ये नहीं है कि कोई मतलब कहीं से उठा के दे दिया है, सारे एकदम बेस्ट डायग्राम है, और मैं आपको आगे भी बताता रहूँ, और कहीं गलती हो रहा है तो मैं वो आपको वहीं समझा दूंगा। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहना अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, फिर हमारा आता है, और वैसे भी नोट्स मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम पे जाओ, फ्री में है, डाउनलोड कर लो, सेम नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है रेड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी डायग्राम देख लेना। ये होता है रैपिड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड मतलब समझ रहे हो, बहुत तेजी से किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ज़्यादा टाइम हम डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं लगाते हैं, बेसिक फोकस रहता है हमारा सॉफ्टवेयर को फास्ट तरीके से बनाना और इसे डिलीवर करना। ठीक है, रेड मीन्स डेवलपिंग इन शॉर्ट टाइम एंड फ्रीक्वेंट यूजर इंटरेक्शन एंड क्विक अपडेट। देखो इसमें क्या होता है, यूजर का जो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है, सिस्टम के साथ, और वो हमें फीडबैक देता रहेगा कि भाई क्या सही करना है, कि ये समझो बेसिक वही है, आइटरेटिव जैसा है, इसमें फीडबैक मिलता रहता है। देखो इसके मेनली 4 मेजर इस मतलब जो स्टेप्स है मैं बता रहा हूँ। पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यूजर एंड डेवलपर डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस कर लेंगे यूजर और डेवलपर। ठीक है, फिर आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप ऊपर जो डायग्राम बनाया हूँ मैं प्रोटोटाइप का, वो आप बना सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम पहले क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, जो भी हमें डाटा मिला उसे रिफाइन करेंगे, फिर एक डिज़ाइन बनाएंगे, फिर टेस्ट करके सिंपल वर्जन बना के, फिर ये चलता रहेगा, फिर हम भेजेंगे तुम्हारे क्या बोलते हैं, और क्लाइंट में से गोल गोल चलता रहेगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक जो हमारा क्लाइंट है वो सेटिस्फाई ना जाए। फिर आगे बढ़ेंगे, सॉरी, कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होगा, एक्चुअल कोडिंग एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज में फिर हमारा आगे आता है कट ओवर। ठीक है, जैसे हमने कोडिंग वगैरह डेवलप कर लिया तो कट ओवर आएगा, सिस्टम फाइनली टेस्ट होगा, इंस्टॉल होगा एंड डिलीवर्ड होता है यूजर को, और ट्रेनिंग एंड हैंड ओवर भी यहीं से होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कट ओवर में हो जाती है। ठीक है, तो ये आप सेम डायग्राम एग्जाम में बना के आना, एकदम अच्छे से समझ लेना। ठीक है, डायग्राम में कोई कमी नहीं। इसका एडवांटेज क्या है, यूज़र देखो यूज़र का इन्वॉल्वमेंट होता है, और हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यूज़र इन्वॉल्व रहेगा तो भाई उसके अकॉर्डिंग ही बन रहा है, तो उसका सेटिस्फेक्शन भी हाई रहेगा। डिसएडवांटेज में क्या होगा, नॉट गुड फॉर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, बड़ी लार्ज मतलब बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। इसमें स्किल देखो, स्किल डेवलपर चाहिए। ठीक है, क्योंकि रैपिड मतलब बनाना है आपको, तो उसमें स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, रिक्वायर्ड रेगुलर यूज़र इन्वॉल्वमेंट, और इसमें यूज़र का रोज रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि प्रोजेक्ट जो हमारा रैपिडली जल्दी जल्दी हो। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था ना आइटरेटिव, देखो अब आ गया एजाइल। ठीक है, एजाइल मेथड क्या बताता है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड आइटरेटिव। देखो ये क्या है, फ्लेक्सिबल और आइटरेटिव अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसमें
कम समय में प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करते थे, हम प्रोजेक्ट को रेडी करते थे। आइटरेटिव बार-बार बनता है और फिर स्प्रिंट के रूप में कंप्लीट किया जाता है। समझे स्प्रिंट क्या होता है? देखो, जैसे मान लो 1, 2, 3 और ये डॉट डॉट अपने हिसाब से जितना समझ लो। एक प्रोजेक्ट है, मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये जो एक पार्ट है ना, उसको स्प्रिंट बोलेंगे और एक स्प्रिंट को काम मतलब कंप्लीट होने में 1 से 4 वीक लगता है, समझे? और ये एक स्प्रिंट में क्या-क्या होता है देखो, स्टेप्स इन एजाइल देखो, एक स्प्रिंट में क्या होगा, हम पहले प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग, रिलीज़ और फीडबैक लेंगे, ठीक है? लास्ट में कस्टमर फीडबैक देगा कि हाँ, इसमें कुछ सही करना है कि नहीं। फिर यही लूप जो है चलता रहेगा बार-बार, समझे? तो ये जो हो गया आपका एजाइल मेथड हो गया। इसमें क्या होता है, एडवांटेज क्या होगा, क्विक डिलीवरी होगी, इजी टू हैंडल और बेटर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। डिसएडवांटेज रिक्वायर एक्टिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इसमें हमेशा कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए कि भाई लास्ट में जब हम एक स्प्रिंट बना लिए तो उसे कस्टमर के पास देंगे कि भाई फीडबैक बता। तो अगर हमें नहीं जल्दी बताएगा तो हम अगले पार्ट पे बढ़ेंगे नहीं ना, अगले स्प्रिंट में, समझे? तो ये दिक्कत है। तो इसके बाद आता है हमारा क्या, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, DSDM, ठीक है? तो इस ये जो है आपका एजाइल, जो इट इज़ एन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ये जो हमने एजाइल मेथड पढ़ा उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है? दैट फोकस ऑन फास्ट डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर विथ कंटिन्यूअस यूजर। ये क्या करता है ना, कस्टमर का जो इन्वॉल्वमेंट एकदम कंटिन्यूअस कर देता है इस ग्रुप में, ठीक है? कस्टमर एकदम इंटरेक्ट करता है, प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर यूजर को फीडबैक के द्वारा इंप्रूव करने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें देखो, इसमें कुछ मतलब 5 फेजेस होते हैं। देखो, पहला है फिजिबिलिटी। अब हमने देखो, पहले तो हमारा ये है कि भाई फिजिबिलिटी इन द सेंस हो गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन भी पाएगा कि नहीं। तुमने रिक्वायरमेंट दे दिया, भाई हम बना पाएंगे कि नहीं, ये भी तो देखना है। उसके बाद है बिजनेस स्टडी, क्या वो मतलब पॉसिबल है, मतलब जो भी इकोनॉमिकली, चाहे जो भी बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड है, लीगली सब कुछ पॉसिबिलिटी है ना। तो ये दूसरा फेज हो गया, ठीक है? दूसरे फेज के बाद हम इधर आए, तीसरा फंक्शनल मॉडल, हम एक फंक्शनल मॉडल बनाए, ठीक है? फिर चौथा फेज आता है डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग। पहले फिर हमने डिज़ाइन किया, फिर बिल्ड किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है? इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हमने फिजिबिलिटी चेक करेंगे। ये तो ये गोल गोल जो है ना, ये फेज जो है चलता रहेगा, ठीक है? एक सेकेंड, मैं आपको एक सेकेंड एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद ना, यहाँ पे आप एक एरो बना लेना, ठीक है? एक एरो जो आएगा यहाँ से डायरेक्ट फंक्शनल मॉडल के पास चला जाएगा। ये बताता है कि जब इम्प्लीमेंट हो गया तो हम दोबारा अगर कुछ चेंजेस करने होंगे, फिर फंक्शनल मॉडल के पास जाएगा, फिर डिजाइनिंग होगा। तो ये फेज चलता रहेगा, ठीक है? हमारा अगला टॉपिक है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं XP, ठीक है? एक सेकंड, इसे सही कर लें तो हाँ, हो गया। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो हो गया एक्सपी, इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपर, एक्सपी में क्या होता है ना, इसमें जो डेवलपर है वो टीम की तरह काम करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं और यूजर और कस्टमर का फीडबैक लेते रहते हैं लगातार, ठीक है? इन देखो, इन सिंपल, एक्सपी मीन्स मेकिंग सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप, चेकिंग इट रेगुलरली एंड इंप्रूविंग इट क्विकली। देखो, हम क्या करते हैं ना, सॉफ्टवेयर को एक स्टेप स्टेप बनाते जाएंगे, रेगुलरली चेक करेंगे और इंप्रूव करते जाएंगे, ठीक है? जैसे मान लो पहले क्या हुआ, हम मैं एग्जांपल लेता हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। जो एक्सपी क्या करता है, हमें बताता है जो भी हमारे डेवलपर टीम है ना, वो एक टीम की तरह काम करेगी। वो क्या करेगी, एक फीचर उठाएंगे, मतलब एक स्टेप उठाएंगे, जैसे लॉगिन वाला हो गया, ठीक है? उसको टेस्ट करेंगे, फिर यूजर के पास भेजेंगे, यूजर फीडबैक देगा, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तब हम नेक्स्ट पेज पे मोड़ देंगे, ठीक है? क्या हुआ, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इन एक्सपी, क्या क्या फीचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब चार मेन फीचर हैं। पेयर प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, दो प्रोग्राम में एक साथ काम करते हैं। एक कोड, मतलब कोड राइट करेगा, फिर चेक करेगा मिस्टेक, ठीक है? इससे क्या होगा, हमारा जो कोड में जो एरर है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है? स्मॉल रिलीजन, सॉफ्टवेयर को रिलीज इन स्मॉल पार्ट, नॉट हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में रिलीज करेंगे। जैसे मान लो पहले लॉगिन पेज बनाया, उसको रिलीज कर दिया, फिर लॉगिन के पास तुम्हारा डाटा ऐड किया कि बुक वगैरह क्या रहेगा, वो ऐड कर दिया, ठीक है? तो ऐसे करके छोटे छोटे फेज में कंटिन्यूस टेस्टिंग, प्रोग्राम को बार बार चेक करना ताकि एरर कम हो, ठीक है? कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सॉफ्टवेयर चेक करेगा और सजेशन देता रहेगा कि भाई ये चीज़ें ऐड करो, ये अच्छा रहेगा, ये चीज़ें और इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? आता है बेसिक। अब हमारा अगला टॉपिक है बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन, ठीक है? तो हमारा टॉपिक था सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन, बोले तो बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन, किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कितना टाइम, कॉस्ट, इफर्ट विल नीडेड, और इसका एस्टिमेशन, मतलब समझो एक प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है, कितना एफर्ट लग रहा है, उसका एस्टिमेशन करना। यह प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही कैलकुलेट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइज अच्छे से और प्लानिंग सही से बनाया जा पाए। समझो कि मतलब हम पहले एस्टिमेट कर लेंगे कि कितना टाइम, कॉस्ट और इफर्ट लगेगा, तो उसके हिसाब से हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे ताकि अच्छे से, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में सही से प्लान हो जाए, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टिमेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कितना एफर्ट लगेगा, कितना, देखो, टाइम टाइम कितना लगेगा, टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कितना कॉस्ट लग जाएगा, और
कितना मतलब जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली कितनी कितनी चीज़ों पे एलोकेट होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो आपका एस्टिमेशन के हैं। देखो, साइज एस्टिमेशन, साइज देखो इसमें क्या होता है, साइज एस्टिमेशन में हम साइज ऑफ एलओसी, लाइन ऑफ कोड का साइज देखते हैं, कितनी लाइन का कोड है, ठीक है। फंक्शन पॉइंट देखते हैं, एफ टाइम स्टेशन प्रिडिक्ट करते हैं कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल टेक टू कंप्लीट, कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। कॉस्टिंग एस्टिमेशन में कितना जो हमारा पैसा या मतलब कॉस्ट है जो वो रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। एफर्ट एस्टिमेशन मतलब कितना टीम वर्क, मतलब वर्क, टोटल वर्क टाइम जो लगेगा उसको मेजर करते हैं किसमें, पर्सन पर्सन मंथ और पर्सन हावर्स में, ठीक है। फिर हमारा इसी का एक पार्ट है फैक्टर अफेक्ट सॉफ्टवेयर, मतलब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिससे हमारा जो एस्टिमेशन है वो गलत हो जाए। तो एक है प्रोजेक्ट साइज, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्नोलॉजी यूज्ड और रिक्वायरमेंट चेंजेस। ये सारे जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो एस्टिमेशन है वो बाई चांस मतलब उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अब क्या आया, जैसे मान लो प्रोजेक्ट का साइज हमने कैलकुलेट की कि मान लो एलओसी जो है साइज के हिसाब से लाइन ऑफ कोड जो है 500 है, और बाद में जब हम वो एस्टिमेशन की बाद से जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 500 को बजाय 10,000 लाइन में चला गया, तो ये थोड़ा सा एक मिस्टेक होता है, समझो। तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्या है, बेसिक अप्रोच ऑफ सॉफ्ट फॉर एस्टिमेशन, जो सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन के लिए बेसिक अप्रोच क्या क्या है हमारे पास, मतलब पूरे के पूरे 8 अप्रोच है, ठीक है। टॉप डाउन एस्टिमेशन, इसमें क्या है, स्टार्ट विद द ओवरऑल प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पार्ट। हम क्या करेंगे, मान लो हमारा एक प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, उसको लेंगे फिर इसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते चले जाएंगे, मान लो 2 पार्ट में हुआ, ठीक है। तो ये हो गया टॉप, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, समझो। मान लो एक सेकंड में बता दूँ आपको, ट्री जैसा बना के, ठीक है। तो मान लो हमने ये कर लिया, ठीक है। जी ऊपर से नीचे एस्टिमेशन आ रहा है, इसको कहते हैं टॉप डाउन एस्टिमेशन। फिर है बॉटम अप एस्टिमेशन, एस्टिमेशन अब हमने स्मॉल पार्ट में जो प्रोजेक्ट है डिवाइड किया हुआ है उससे हम उसको मर्ज करते हुए जा रहे हैं। मान लो 2 स्मॉल पार्ट में था, एक मर्ज किया, फिर एक बड़ा है, फिर इसको इन दोनों बड़े वाले को मर्ज किया तो एक बड़ा मिला। इन सबको मर्ज करना मतलब हो गया आपका बॉटम अप एस्टिमेशन, ठीक है। एक्सपर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्नोलॉजी यूज एक्सपीरियंस मनी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट। ये क्या होता है, एक्सपर्ट कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या होगा, जो हमारे जो होते हैं ना कंपनी के जो एक्सपर्ट मैनेजर हो गए चाहे टीम लीडर हो गए जो बहुत पहले से ही काम करते रहे, वो क्या करेंगे अपने एक्सपीरियंस के दम पे बता देंगे कि भाई इसमें इतना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। एक्सपर्ट जजमेंट, जो यूजिंग एक्सपर्ट डेवलपर मैनेजर एक्सपीरियंस से बताते हैं कि कितना कॉस्ट और एफर्ट लगेगा। जो हमारे एक्सपर्ट जज होंगे वो बताएंगे, ठीक है, कि कितना टाइम कितना कॉस्ट लगेगा। जैसे जो डेवलपर वाली सेम चीज़ें होती हैं, ये दोनों सेम ही चीज़ें हो गई, बस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, ये जजमेंट के बारे में। फिर होगा एनालॉग एस्टिमेशन, करंट प्रोजेक्ट को पास्ट प्रोजेक्ट से कंपेयर करके एस्टिमेशन करना। मतलब मान लो हमने एक प्रोजेक्ट अभी हम बनाने जा रहे हैं और एक हमारा जो है ऑलरेडी जो है पुराना प्रोजेक्ट जो है बन चुका है, ठीक है। और सेम वैसे ही है, तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन करा लेंगे कि भाई चलो पुराने वाले में मान लो 10 लाख लगा था, नए वाले में मान लो 12 लग जाएगा, तो उसी के आसपास होगा, ठीक है। एल्गोरिथम एस्टिमेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला और मॉडल का यूज़ करके जो हम एस्टिमेशन करेंगे उसे अर्थमेटिकल एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर वही टॉप डाउन और बॉटम अप, ये एस्टिमेशन जो ऊपर पड़े हो वही सेम ही है, ठीक है। और एस्टिमेशन जान जाना कितने टाइप का था, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में जो एस्टिमेशन थे ना, टाइम एस्टिमेशन, एक एक सेकंड, हाँ ये रहा। आप ये जो चीज़ें हैं टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन, ये 3 टाइप की एस्टिमेशन में लिख सकते हो। देयर आर 3 टाइप ऑफ एस्टिमेशन, क्या बोलते हैं, टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट, ठीक है। इन 3 अब अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऊपर बहुत कुछ है बना के, ठीक है। तो अब हमारा आता है अगला टॉपिक, जो मतलब इस यूनिट के हिसाब से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट, CFE। इट इज़ अ मेथड यूज टू मेजर, ठीक है, measure size of the project software so that we can estimate the effort time and cost required to develop it। ये क्या करता है, ये एक मतलब एक समझाओ, कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट जो CFP है एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, एफर्ट टाइम एंड कॉस्ट को सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ही क्या करते हैं हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये बताता है कि डाटा कैसे सिस्टम में मूव, ये क्या सॉरी, इट मेजर हाउ मच डाटा मूव्स इन द सिस्टम। ये क्या करता है, बेसिकली मेजर करता है कि डाटा जो है सिस्टम में कैसे जो है मूव कर रहा है। देयर आर 4 टाइप के डाटा मूवमेंट होते हैं, एक एंट्री, एक एग्जिट, रीड और राइट। एंट्री क्या होगा, जो मतलब व्हेन डाटा एंटर इनटू द सिस्टम फ्रॉम द, जब हमारा जो यूज़र है, मान लो एक लॉगिन पेज पे जो हम साइन करते हैं ना, यूज़र आईडी और वो डालते हैं पासवर्ड, तो वो जो डाल रहे हैं वो एंट्री है जो यूज़र द्वारा होता है। एग्जिट मतलब व्हेन द डाटा गोज फ्रॉम सिस्टम टू द यूज़र, और जो हमें बाद में अथॉरिटी मतलब अथोराइज हो जाता है कि भाई हाँ ये हमारा रियल यूज़र है, उसके बाद से जब हम एंट्री करते हैं सिस्टम में तो वो तुम्हारा हो गया, मतलब वो एग्जिट से आ रहा है, ठीक है। वो जो डाटा आ रहा है एग्जिट से ऑथराइज होकर आ रहा है, तो वो हो जाएगा एग्जिट। फिर रीड मतलब हो जाएगा व्हेन द सिस्टम रीड द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस, जब डाटाबेस से सिस्टम डाटा रीड करती है। राइट मतलब व्हेन द सिस्टम सेव द डाटा इन द डाटाबेस, ये जब सिस्टम डाटाबेस में डाटा सेव करती है। तो इसमें क्या होगा,
कॉस्मिक साइज कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, ईच डाटा मोमेंट इक्वल टू हम लोग 1 CFP लेते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल CFP कितना होता है, एक तो हमारा ये देखो ये टोटल CFP है ना, डाटा मोमेंट यही तो है, तो ये जितने होंगे सबको ऐड कर देंगे तो जिससे हमारा टोटल CFP निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका समराइज एक टेबल देख लो, ठीक है। तो हमारे पास अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, लास्ट है कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो इस अब देखो समराइज टेबल में हमारा क्या है, टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस पैरामीटर है, फैक्टर अफेक्टिंग एस्टिमेशन, एस्टिमेशन अप्रोच और कॉस्मिक इफेक्ट, हमने दूसरे वाले में पढ़ा, ठीक है। तो साइज टाइम कॉस्ट इफर्ट थे, फैक्टर अफेक्टिंग एस्टिमेशन 4 मेजर पड़े थे, टॉप डाउन अप्रोच, और ये था वो डाटा मोमेंट बेस्ड एस्टिमेशन था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जो अभी तक पढ़ी, ठीक है। रिमेंबर गुड एस्टिमेशन इज इक्वल टू बेटर प्लानिंग इज इक्वल टू सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी, ठीक है। गुड एस्टिमेशन से हमें क्या होगा, बेटर प्लानिंग मिलेगा और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी होगी। तो हमारा अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द, ये सेम समझो, ये भी क्या करने के लिए होता है ना, इफर्ट टाइम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। हम एक प्रोजेक्ट को मतलब स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, उस मतलब स्टार्टिंग से ही हमको पता करना रहता है कि एफर्ट टाइम एंड कॉस्ट कितना लगेगा, उसके लिए हम कोकोमो सेकंड कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल सेकंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोकोमो सेकंड का हम लोग यूज़ करते हैं। इफ द सॉफ्टवेयर साइज इज लार्ज देन द एफर्ट टाइम कॉस्ट वैल्यू इंक्रीजेज, और जैसे ही हमारा जो है प्रोजेक्ट का जो साइड है वो बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें एफर्ट का फॉर्मूला होता है ए इंटू साइज, यहाँ पे पावर है ये बी में, मतलब पावर बी एंड ई एम। अब समझो एफर्ट हो गया टोटल वर्क नीडेड, इसको हम पर्सन मंथ, ये देखो पर्सन मंथ जो होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि जब न्यूमेरिकल आ जाएगा ना तो पर्सन मंथ ऐसा करके देगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो टोटल वर्क नीडेड इफर्ट हो गया, साइज मतलब साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ई मतलब फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। ई एम का मतलब हो गया, और ए का मतलब होगा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और ये सारा जो है ये दिया रहता है, ए बी हो गया फैक्टर दैट शोज हाउ कॉम्प्लेक्स द प्रोजेक्ट इज, और बी बताता है कि सॉफ्टवेयर का जो मतलब जो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जो है, फैक्टर दैट शोज हाउ कॉम्प्लेक्स द, वो फैक्टर जिससे पता चले कि सॉफ्टवेयर कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, जो साइज है मतलब सॉफ्टवेयर का वो 10 KLOC है, ठीक है। ए जो है 2.5, बी इज इक्वल टू 1/1, ई एम इज इक्वल टू 1.2। तो हमारा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में हम अगर वैल्यू रखें, ए का वैल्यू जितना है 25, साइज है अपना 10 KLOC और पावर है 1.1 इंटू 1.2, तो हमारा आ रहा है 39.81 पर्सन मंथ, ठीक है। ये किस में आता है, पर्सन और मंथ में, ठीक है। दिस रिजल्ट गिव द एस्टिमेशन इन पर्सन मंथ, ये समझो। अब ये जो है आपका और कोकोमो सेकेंड, ये 3 टाइप का होता है, 3 मॉडल्स इन कोकोमो सेकेंड। एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल यूज्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन प्रोटोटाइप बिल्डिंग। ये जो एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल होता है ये तब यूज़ करते हैं जब हम एकदम अर्ली स्टेज में होते हैं या प्रोटोटाइप बनाते रहते हैं, ठीक है। अर्ली डिजाइनिंग मॉडल यूज्ड व्हेन द बेसिक डिजाइन ऑफ द सिस्टम इज नीडेड, हम एक रफ एस्टिमेशन कैलकुलेट करते हैं जब हम बेसिक डिजाइन बनाते हैं तब। फिर आता है पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल, ठीक है, used after completing system architecture in is developed given gives more accurate estimation। ये क्या करता है, हमें बताता है कि यूज्ड मतलब जब सिस्टम आर्किटेक्चर जब डेवलप हो जाता है तब हम एक्यूरेट एक एस्टिमेशन करते हैं, तो पोस्ट आर्किटेक्ट मॉडल बताता है, ठीक, यूज आफ्टर कंप्लीटिंग द सिस्टम। ये तब यूज होगा जब हम सिस्टम का आर्किटेक्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके रहेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझो, देखो कोकोमो सब फिक्स है कि तुम्हारा न्यूमेरिकल पूछा ही जाएगा, बात को समझो। न्यूमेरिकल नहीं तो थ्योरी बेस आ रहा है तो थ्योरी तुम लोग लोगे, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल कर रहा तो मैं क्या करूँगा ना, अगर मान लो हमारा आपका जो वो परसों एग्ज़ाम है, ठीक है, और ट्यूसडे को मैं मंडे आपको पूरा एक मतलब ना प्रॉपर एक आपको आधे घंटे से 1 घंटे का मैं आपको लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिसमें पूरा जो न्यूमेरिकल है मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, हर एक यूनिट से मिनिमम 3-3 न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, ठीक है। और जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल होंगे सब कराएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा तो एक क्यू रिविजन रहता ही है, ये हमने सारे मॉडल्स पढ़ ही लिए हैं, आपको ऊपर ही मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये सब कुछ हो चुका है हमारा। अब हम अपना नोट्स देख लेते हैं कि भाई क्या क्या हमने पढ़ लिया आज। पहले देखो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा, PLC, समझे, फेजेस थे, इनिशियल प्लानिंग, एजुकेशन, ये सारे जो हम थे हमारे फेजेस थे, ठीक है। फिर आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोसेस मॉडल। हमने दूसरा क्या पढ़ा, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और कितने टाइप के प्रोसेस मॉडल होते हैं, ठीक है। ये देखो कॉमन प्रोसेस मॉडल हमारे पास कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने 8 टाइप के मॉडल पढ़े हैं, ठीक है। आठों के आठों कंप्लीट है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। भाई ऐसा मत करना कि एग्जाम में प्लीज़ आप लोग डायग्राम बना के आना, एकदम रिक्वेस्ट है, मैंने नोट्स एकदम अच्छे से ही बनाया उसी हिसाब से, और देखो गलती कहीं नहीं है, ठीक है।
फेजेस इन पीएलसी, पीएलसी में 5 फेजेस होते हैं तो वो भी पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर आता है चॉइसेस ऑफ प्रोसेस मॉडलिंग, कैसे हम चॉइस करते हैं प्रोसेस मॉडलिंग को, उसमें फैक्टर था, उसके बेसिस पे हम चॉइस करते थे। फिर चौथा है रेड, रैपिड एप्लीकेशन और डेवलपमेंट, इसमें था कि कितनी तेज़ी से हम जो था अपना सॉफ्टवेयर को जो है डेवलप कर जाते थे, ठीक है। फिर हमने अगला पढ़ा प्रोसेस मॉडल ओवरव्यू, ठीक है। हम क्या क्या था, एजाइल मॉडल था, डायनेमिक सिस्टम और डेवलपमेंट मॉडल था, एक्सट्रीम एक्सपी वाला था, बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन पढ़े, ठीक है। ये जो सारे थे ये हमने पढ़ लिए हैं। फिर था एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक, ये हमने पढ़ ही लिए हैं एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। और कॉस्मिक फुल एस्टिमेशन पॉइंट, जो कॉस्मिक फुल एस्टिमेशन पॉइंट था वो भी हमने पढ़ लिया। कोकोमो पढ़ लिया और उसके 3 मॉडल पढ़ लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। क्विक रिवीजन के लिए नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है और रिमाइंडर के लिए, तो दैट्स ऑल। और जो आपका यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बच रहा है वो मतलब आज रात तक मैं अपलोड कर दूंगा। और थैंक यू, आपने लास्ट वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस दिया, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर दो जिससे मैं और अच्छे से आपको जो मतलब आपका जो नो यूनिट्स है उसको मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और जो नोट्स है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आज के लिए हमारा देखो जो भी सिलेबस था कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, सब कुछ हमने इस यूनिट में कंप्लीट कर रखा है और ऐसे ही मतलब आपको नोट्स जो है मिलते रहेंगे, ठीक है, आगे भी। और ये जितने भी 11 टॉपिक्स थे हमने सारे सब कुछ कवर करके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए आप यूनिट पूरा कंप्लीट है। और देखो जो मॉडल्स हैं वो अच्छे से करके जाना। मॉडल्स अगर छोड़ दिए तो समझ जाओ 7 नंबर बहुत रिस्क लेके चल रहा है, और बहुत आसान है, छोड़ के गलती से ही मत जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।